गांव में जग्गा नूडल्स वाले के नूडल्स इतने मशहूर थे कि दूर दूर से लोग उसके नूडल्स खाने के लिए आते थे। जग्गा का काम इतना जोरों पर था कि जग्गा ने अपने काम में हाथ बटाने के लिए 2 आदमी रखे थे। अरे ये जग्गा सेठ कितना काम करवाता है, ऊपर से तनख्वाह भी नहीं बढ़ाता। कोई बात नहीं, एक दिन तो इससे अपना हिसाब चुकता कर ही लूंगा। तभी वहाँ विजय आ जाता है। अरे विजय, ये कोई वक्त है क्या दुकान पर आने का? हाँ सेठ जी, आपको बताया था ना कि मेरी पत्नी बीमार है, और आज सुबह तो वो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गई थी, अब इसलिए आने में देरी हो गई। ठीक है, पर तू मेरे पैसे वापस कब कर रहा है? सेठ जी, अभी तो मेरी पत्नी बीमार है, अब आपके पैसे लौटाने की बात तो दूर की है, मुझे लगता है आपसे मुझे और पैसे उधार लेने पड़ेंगे। मैं वो सब कुछ नहीं जानता विजय। कल से तुझे समय पर दुकान पर आना होगा और जल्द से जल्द मेरे पैसे मुझे वापस लौटा दे, वरना मैं तुझे दुकान से निकाल दूंगा। हाँ। जग्गा सेठ की ऐसी बातें सुन विजय उदास मन से काम पर लग जाता है। कुछ ही देर में वहाँ विजय की पड़ोसन दिया भाभी आ जाती है। अरे विजय, तुम यहाँ हो और तुम्हारी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, तुम जल्दी घर जाओ। अरे लगता है मुझे घर जाना ही होगा। सेठ जी, आप कहें तो मैं घर जाऊँ? हाँ ठीक है, तू घर चला जा। जग्गा के इतना कहते ही विजय अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। विजय जैसे ही अपने घर पहुँचता है, वो देखता है कि उसकी पत्नी की हालत बहुत गंभीर है। तभी विजय उसे अस्पताल लेकर जाने लगता है। अरे चल कालू, दुकान को बंद करते हैं और घर की तरफ बढ़ते हैं। अरे सेठ जी, आज क्या हो गया जो इतनी जल्दी दुकान बढ़ाने को कह रहे हो? अरे कालू, मैंने कई दिनों से घर की सफाई नहीं की, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज तुझे घर पे ले जाऊँ और तुझसे पूरे घर की सफाई करवा लूँ। अरे बाप रे, आज तो बुरा फंसा मैं। लगता है आज मुझे ये मार के ही दम लेगा। अरे कालू, देख क्या रहा है, जल्दी दुकान बढ़ा। वहीं दूसरी ओर विजय अपनी पत्नी को अस्पताल में दाखिल करा देता है। तभी डॉक्टर विजय से बात करते हुए बोलता है, विजय, तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के बाद ही तुम्हारी पत्नी की सांस की परेशानी खत्म होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे? देखो विजय, ऑपरेशन में पूरे 5 लाख रुपए लगेंगे। डॉक्टर की ये बात सुनकर विजय बहुत घबरा जाता है। और तुम्हें जल्द से जल्द पैसे जमा करवाने होंगे विजय, वरना तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं पैसों का जुगाड़ कर लूंगा। बस आप जल्द से जल्द ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे का समय है विजय। ऑपरेशन कल होगा, इसलिए तुम कल तक पैसों का बंदोबस्त कर लेना। अरे ये सेठ दिखने से तो अनपढ़ लगता है, पर ना जाने इसके घर में इतनी किताबें क्या कर रही हैं। तभी कालू को विजय की आवाज सुनाई पड़ती है। सेठ जी, आप कहाँ हैं? जल्दी बाहर आइए, बड़ी मुसीबत आ गई है। अरे क्या हुआ विजय, क्यों चिल्ला रहा है? सेठ जी, अब आपको क्या बताऊं, डॉक्टर ने सुशीला के ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए मांगे हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आपका बहुत भला होगा सेठ जी। विजय, अभी तक तूने मेरे पहले उधार के पैसे वापस नहीं दिए और तू चाहता है मैं तुझे 5 लाख रुपए दे दूं? और तूने क्या मुझे मूर्ख समझा है? हाँ, 5,000 तू चुका नहीं पा रहा है और 5 लाख की बात करता है। निकल इधर से। सेठ जी, मैं मेहनत करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा, कृपा करके आप मेरी मदद कीजिए। अरे तू यहाँ से जाता है या तुझे धक्के मार के इस गांव से निकालूं? सेठ की ऐसी बातें सुन विजय निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अरे अब कालू, तू क्या मेरा मुंह देख रहा है? चल जल्दी झाड़ू उठा और पंखे की सफाई में लग जा। हाँ, मैं तो बोतल से निकला हुआ जिन हूँ ना कि पूरी घर की सफाई एक दिन में ही कर दूंगा। मौका मिलने दे सेठ, एक दिन कालू क्या चीज है तुझे दिखाऊंगा जरूर। किताबों की सफाई करते करते कालू को नागतंत्र की एक किताब दिखाई पड़ती है और कालू उसे खोलकर पढ़ने लगता है। अरे वाह, ये किताब तो काफी रहस्यमयी लगती है, एक बार इसे पढ़कर देखता हूँ। कालू काफी समय तक वो किताब पढ़ता रहता है। अरे वाह, यही सही वक्त है अपनी किस्मत को आजमाने का। पर मैं किसी भी तरह की मुसीबत मोल नहीं लूंगा। जो भी इस किताब में लिखा है ऐसा करता हूँ, पहले सेठ पर ही आजमा के देखता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। तभी कालू भागता हुआ सेठ के पास जाता है। अरे सेठ जी, आज के बाद हमारी किस्मत बदल जाएगी और आपको नूडल्स बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे कालू, क्या बकता जा रहा है? काम पूरा हुआ या नहीं? ये सब सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अरे सेठ जी, आप एक बार सुनकर तो देखो। आपकी इन किताबों में से मुझे एक नागतंत्र की किताब मिली है और इसमें लिखा है कि हमारे गांव के बाहर जो बरगद का बड़ा वृक्ष है ना, वहाँ पर खजाना गड़ा हुआ है।
परंतु जो भी उस खजाने को खोदने जाएगा वहाँ पर एक नागगण आकर उसे मार डालेगा। अरे तो इसमें इतना खुश क्यों हो रहा है तू? क्या मरने जा रहा है वहाँ? हैं? अबे कालू, पंखे साफ करके जाना मरने, समझा? अरे नहीं सेठ जी, आप पूरी बात तो मुझे बताने दो। इस किताब में उस नागगण से बचने का इसमें उपाय भी लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर उस बरगद के वृक्ष पर कोई सफेद कपड़ा बांध दे तो उस नागगण से बचा जा सकता है। पर नागतंत्र की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि वो नागगण किसी को वहाँ पर सफेद कपड़ा बांधने नहीं देते। अरे तो मेरा सर क्यों खा रहा है? कालू, पहले सोच, उस बरगद के पेड़ पर सफेद कपड़ा कैसे बांधा जाए? अरे सेठ जी, आप मेरे होते चिंता क्यों करते हो? मैं उस बरगद के पेड़ पर सफेद कपड़ा बांध आऊंगा। अरे वाह, तू इतना साहसी है, मुझे पता नहीं था कालू, तू मेरे लिए इतना कुछ करेगा। सेठ, अभी तू देखता जा क्या होगा। जब नागों की पूरी टीम तुझे खेतों में दौड़ाएगी ना, तब पता चलेगा कालू क्या चीज है। लेकिन सेठ जी, ये बहुत जोखिम का काम है। अब मैं ये काम मुफ्त में नहीं करूंगा। मुझे पूरे 20 लाख रुपए चाहिए इस काम के। 20 लाख तो नहीं, अगर तू बोले तो 20 लाख जरूर दे सकता हूँ तुझे। सुबह सुबह कुछ खा के आया है क्या? कभी जिंदगी में एक साथ 1 लाख रुपए भी देखे हैं? चल अब निकल इधर से। अरे सेठ जी, आप मेरा विश्वास करो। एक बार वो खजाना आपके हाथ लग गया ना, तो क्या 20 लाख, आप तो अरबपति बन जाएंगे, अरबपति। गांव के सबसे रईस आदमी, और सरपंच भी आपको सलाम ठोकेगा। चल तेरी बात एक बार मान भी लूं, तो कालू इतने पैसे मैं तुझे कहाँ से ला कर दूंगा? जैसी आपकी मर्जी है सेठ जी, देख लीजिए। सस्ते का सौदा है अरबपति बनने का, लेकिन अब किसी को बनना ही नहीं है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन एक बार फिर से बोल देता हूँ, अगर कभी आपका मन बदला और अगर आपको खजाना चाहिए तो आपको मुझे पूरे 20 लाख रुपए देने होंगे। मुझे कहीं न कहीं से 20 लाख रुपए का बंदोबस्त करना पड़ेगा, तभी वो खजाना मेरे हाथ लगेगा। इस कालू का कोई भरोसा नहीं, क्या पता ये किसी और से सौदा कर ले अपनी जान का। ठीक है कालू, तू कुछ देर यहीं रुक, मैं सरपंच के यहाँ से अपना घर गिरवी रखकर तुझे 20 लाख रुपए दे देता हूँ। सभी रिश्तेदारों ने भी पैसे देने से मना कर दिया है और सेठ जी ने भी पैसे देने से मना कर दिया है। अब मैं क्या करूं आखिर? अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए पैसे ना मिलने के कारण विजय काफी उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जग्गा सेठ अपना घर गिरवी रखकर कालू को 20 लाख रुपए दे देता है। देख कालू, मैंने तुझे पूरे 20 लाख रुपए दे दिए हैं। अब तू जल्दी जाकर उस बरगद के पेड़ पर सफेद कपड़ा बांध कर आ। जी सेठ जी, मैं अभी जाता हूँ, उस बरगद के पेड़ पर कपड़ा बांध कर आता हूँ। फंस गई चिड़िया जाल में। अरे सेठ, अब तो मैं जा रहा हूँ, पर कभी वापस नहीं आऊंगा। हाँ, और तेरे 20 लाख रुपए भी कभी वापस नहीं करूंगा। अब कल्लू हुआ गांव से फरार। तभी कालू वहाँ से चला जाता है। अरे, ये कालू का बच्चा अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं ये भाग तो नहीं गया? आखिर मैं क्या करूं? सेठ सारी रात चिंतित रहता है और कालू के बारे में सोचता रहता है। अरे जग्गा भाई, प्रणाम। सुबह सुबह किसका इंतजार कर रहे हो अपने घर के बाहर? अरे कुछ नहीं किशोर, बस कालू का इंतजार कर रहा था, उससे कुछ काम है। अरे लेकिन जग्गा भाई, कालू तो मुझे कल शाम को मिला था। वो कह रहा था कि वो अपने गांव जा रहा है, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। पर उसने बताया कि वो कभी वापस नहीं आएगा। बहुत खुश दिख रहा था। कुछ बात है क्या जग्गा भाई? क्या तू सच बोल रहा है किशोर? अरे जग्गा भाई, मैं तेरे से झूठ क्यों बोलूंगा? अब मैं चलता हूँ, मुझे जाना है। तभी किशोर वहाँ से चला जाता है और जग्गा के पैर से जमीन खिसक जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कालू अगर मेरे पैसे लेकर भाग गया ना, और मैंने अगर सरपंच के पैसे वापस नहीं लौटा पाए, तो वो मेरा घर मुझसे छीन लेगा। आखिर अब मैं करूँ तो क्या करूँ? तभी जग्गा देखता है कि सामने से विजय आ रहा है। अरे वाह, ये बकरा तो सामने से चला आ रहा है। इसी को जाल में फंसाता हूँ। सेठ जी, अच्छा हुआ बाहर ही मिल गए। मैं आपके पास ही आने वाला था। विजय, मैं भी जानता हूँ कि मैंने कल तुझसे ज्यादा ही गुस्से में बात कर ली थी। अब मुझे इस बात का बहुत पछतावा है, परंतु अब मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। क्या सच में सेठ जी आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ विजय, परंतु तुझे मेरा एक काम करना होगा। गांव के बाहर वो जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है ना, तुझे उस पेड़ पर सफेद कपड़ा बांधना होगा। फिर मैं तेरी पत्नी के इलाज का सारा पैसा दे दूंगा। लेकिन सेठ जी,
आप ऐसा काम क्यों करवा रहे हैं मुझसे? अरे विजय, तुझे अपनी पत्नी का इलाज करवाना है ना, इसलिए चुपचाप उस बरगद के पेड़ पर कपड़ा बांध कर आ। ठीक है सेठ जी, मैं अभी जाता हूँ। तभी विजय उस बरगद के पेड़ के पास चला जाता है और जैसे ही वो कपड़ा बांधने लगता है तभी वहाँ नागगण आ जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस पेड़ पर सफेद कपड़ा बांधने चले आए? नागगण को देखकर विजय काफी डर जाता है। देखिए, मैं यहाँ कुछ गलत करने नहीं आया हूँ। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मुझे उसे बचाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे मेरे सेठ ने यहाँ भेजा है और मुझे कहा है कि अगर मैं यहाँ पर सफेद कपड़ा बांध दूंगा तो मेरे सेठ मेरी पत्नी के इलाज के लिए मुझे पैसे देंगे। हाँ। अच्छा, तो ऐसी बात है। तभी नागगण अपनी आंखें बंद कर लेता है और ध्यान करता है और विजय की पूरी जीवन गाथा को जान लेता है। विजय, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, परंतु तुम नहीं जानते कि तुम्हारे सेठ ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है। अब तुम्हें मैं सारी सच्चाई बताता हूँ। आखिर कैसी सच्चाई? तभी नागगण विजय को सारी सच्चाई बता देता है। यहाँ लालच से जो भी सफेद कपड़ा बांधने आता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अब नाग उसे जिंदा नहीं छोड़ते, क्योंकि ये खजाना हमारी अमानत है जिसकी हम कई सालों से हिफाजत कर रहे हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। वो सेठ मुझसे यहाँ कपड़ा बंधवा कर यहाँ का खजाना हड़पना चाहता है। लेकिन तुम चिंता मत करो विजय, तुम यहाँ से खजाना ले जाओ और जल्द से जल्द अपनी पत्नी का इलाज कराओ। क्या क्या सच में ये खजाना मैं ले जा सकता हूँ? हाँ विजय, जल्दी यहाँ से मिट्टी खोदकर वो खजाना निकाल लो और उसमें से कुछ हीरों को बेचकर अपनी पत्नी का इलाज करवा लो और यहाँ से कोसों दूर तुम नया घर खरीद लेना और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना। तभी विजय वहाँ से खजाना निकालकर चलने लगता है। वो नाग से पूछता है, आपने मुझे मारा क्यों नहीं और ये खजाना जो कि आपकी अमानत है उसे क्यों ले जाने दिया? मैं सब जानता हूँ विजय, वक्त आने पर इस राज को भी जरूर बताऊंगा। ये लीजिए डॉक्टर साहब, ये पूरे 5 लाख रुपए हैं। आप जल्द से जल्द मेरी पत्नी का ऑपरेशन करवा दीजिए। कुछ ही देर में विजय की पत्नी का ऑपरेशन हो जाता है और विजय अपनी पत्नी को लेकर एक नए मकान में चला जाता है। कुछ दिनों बाद सरपंच जग्गा से उसका घर छीन लेता है और जग्गा यहाँ वहाँ भटकने लगता है। कुछ दिनों बाद जग्गा को दर दर भटकते हुए उसे उसके गांव का एक आदमी मिलता है। अरे सेठ जी, आप तो गांव से लापता ही हो गए हैं। आपकी नूडल्स खाने ही नहीं मिलती। अब अपनी दुकान बंद कर दी क्या, या कोई नया धंधा चालू किया है? अरे नहीं घनश्याम, सब समय का खेल है। क्या बताऊं, कभी फुर्सत में बताऊंगा। अच्छा सेठ जी, अरे परसों मेरे भाई की शादी थी तो उसी सिलसिले में उसके गांव गया था। अरे भाई, वो विजय तो बड़ा आदमी बन गया है जो आपकी दुकान पे काम करता था। क्या बड़ा घर बनाया है उसने गांव में, उसके तो दिन ही बदल गए हैं सेठ जी। क्या वो उस गांव में रह रहा है? हाँ? अरे भाई, अब तू मुझे उसका पता बता दे, बहुत मेहरबानी होगी। जग्गा को मालूम हो जाता है कि विजय कहाँ पर रहता है। इसी कारण जग्गा सोचता है कि वो विजय और उसकी पत्नी को मार डालेगा और उनका खजाना लेकर अमीर हो जाएगा। मैंने तो इस विजय को सफेद कपड़ा बांधने के लिए भेजा था, पर मुझे क्या मालूम था ये वहाँ से खजाना ही ले जाएगा। लेकिन अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आज रात मैं इसको और इसकी पत्नी को मार डालूंगा। तभी रात होते ही जग्गा खिड़की से विजय के घर में तलवार लेकर घुस जाता है। आज तो मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अरे आखिरकार ये कैसी आवाज थी? तुम चिंता मत करो, मैं जाकर देखता हूँ। जैसे ही विजय अपने कमरे से वापस आता है, वो देखता है कि वहाँ जग्गा सेठ हाथ में तलवार लिए उसके सामने खड़ा था। जग्गा सेठ, तुम यहाँ? जग्गा नहीं, आज मैं तेरी मृत्यु बनकर आया हूँ। आज मैं तुझे मारकर सारा खजाना ले जाऊंगा। अच्छा, तो तेरी खजाने की लालच ने तुझे इतना अंधा बना दिया है कि तू इस हद तक आ चुका है। जैसे ही जग्गा विजय को मारने लगता है, तभी वहाँ नागगण आ जाता है। तेरा अत्याचार अब खत्म हुआ। तभी नाग की आंखों से लाल रोशनी निकलती है और जग्गा को लग जाती है और जग्गा वहीं भस्म हो जाता है। कोई मुझे बचाओ! आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, पर आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? विजय, तुम एक सच्चे इंसान हो
और ये सब जो भी तुम कर रहे थे वो अपनी पत्नी के लिए कर रहे थे, जो कि खुद एक बहुत बड़ा काम है। आज मैं तुम्हें एक और बात बता रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी पिछले जन्म में हमारे नागलोक की रानी थी, इसलिए हम तुम्हारी इतनी सहायता कर रहे हैं। दूसरा तुम्हारे जगह कोई और होता तो अपनी पत्नी को बचाने का इतना प्रयास कभी ना करता, लेकिन तुमने हर मुमकिन प्रयास किया, इसलिए हम तुमसे काफी प्रसन्न हैं। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है विजय। अच्छे लोगों की हमेशा जीत होती है। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ और आज के बाद कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। तुम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। इतना कहकर नागगण वहाँ से चला जाता है और विजय खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है।